नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मौर्य साम्राज्य का इतिहास, जिसके क्रम में हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि अशोक का साम्राज्य विस्तार और मौर्य वंश का जो है पतन, यानी कि मौर्य वंश के अंत को हमने देख लिया था कल की क्लास में। आज की क्लास में जो हमारा चर्चा का मेन विषय होगा वो होगा मौर्य प्रशासन, मौर्य कला, ठीक है, और मौर्यकालीन समाज। इन तीन चार बिंदुओं पे हम आज चर्चा करने वाले हैं और लास्ट में कुछ जो है फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स आपके पीवाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं किंतु उनका डिस्कशन क्लास में कहीं ना कहीं नहीं हुआ है, तो उन फैक्ट्स को हम लास्ट में देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आपके बिंदुसार को देख लिया था, बिंदुसार के बारे में देखा था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ और बिंदु देखे थे, जैसे कि सेल्यूकस निकेटर के साथ उनके युद्ध को देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बिंदुसार को देखा था और उसके बाद अशोक को देखा था। अशोक के बाद हमने यहीं पे क्लास खत्म कर दी थी चर्चा करके कि मौर्य वंश का पतन किन कारणों की वजह से हुआ था, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास, आगे की क्लास आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में, ठीक है। मौर्य प्रशासन, तो हमारा जो नियम है कि हम पहले पीपीटी बाद में देखते हैं, पहले जो है ओवरव्यू एक ले लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद में हम लोग देखते हैं आपकी अपनी पीपीटी। तो चलिए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, मौर्य प्रशासन, प्रशासन मतलब कि किसी भी काल में जो प्रशासन व्यवस्था चलती है तो कैसे चलती है, ठीक है। जैसे आज क्या होता है, आज में भी हम देखते हैं कि हर देश की प्रशासन व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं। सर्वोच्च स्तर पे राष्ट्रपति होता है, जैसे हमारे यहाँ क्या है, सर्वोच्च स्तर पे कौन है? राष्ट्रपति है। ये सेना का सबसे बड़ा प्रमुख होता है, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, ये राष्ट्रपति, अभी हमारी जो संविधान की व्यवस्था है उसमें बता रहे हैं राष्ट्रपति क्या है। अभी की वर्तमान की राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति जो है ये कार्यकारी प्रमुख तो होता है, लेकिन हमारे सिस्टम में जो हमारा लोकतंत्र है वहाँ पे जो प्रधानमंत्री होता है, वास्तविक कार्यकारी शक्ति इसके हाथ में होती है, वास्तविक कार्यकारी शक्ति इसके हाथ में होती है। देश का प्रमुख कौन होता है? देश का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, लेकिन जो शासन संचालित करता है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से राष्ट्रपति के अनुमति के आधार पर, राष्ट्रपति की सहमति के आधार पर शासन का संचालन होता है। फिर इनके नीचे कैबिनेट में विभिन्न मंत्रालय होते हैं, मंत्रालय में विभिन्न मंत्री होते हैं और वहाँ पे कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट सचिव होते हैं। ऐसे वर्तमान में ऐसे व्यवस्थाएं चलती हैं, ठीक है। यानी कि आप लोगों को पता होगा बेसिकली, अभी ये पॉलिटी में इसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे इन चीज़ों का। बस इतना मतलब है हमारे बताने का कि जो है एक पद सोक्राम, पद सोपान होता है, ठीक है। पद सोपान होता है, ऊपर होता है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे एक नेटवर्क बनता है प्रशासन का। तो वही नेटवर्क हम देखें कि मौर्य प्रशासन में क्या था। तो मौर्य प्रशासन में सबसे ऊपर जो था वो होता था राजा। आपका क्या होता था? राजा होता था। ये जो राजा होता था ना, ये प्रशासन का, सैनिक व्यवस्था का, जो सैनिक होते थे उनका, और न्याय का, ये सबसे प्रमुख होता था। राजा जो है सबसे ऊपर होता था, जो कि प्रशासन, सैनिक और न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। यानी कि सबसे ऊपर कोई है तो वो कौन था? राजा। इन तीनों मैटर्स में, ओवरऑल सारे मैटर्स में ही राजा ऊपर होता था, लेकिन इन तीनों का भी वो प्रमुख होता था, ठीक है। इन तीनों का हो गया प्रमुख। उसके बाद क्या होता था कि बहुत सारे अधिकारी होते थे, बहुत सारे अधिकारी होते थे राजा के नीचे, ठीक है। जैसे अमात्य होता था, अमात्य होता था, तीर्थ होते थे, तीर्थ होते थे। अमात्य क्या थे? तो देखिए, जैसे अमात्य ऐसे समझिए, जैसे आज के जो वरिष्ठ सिविल सेवा वाले अधिकारी नहीं होते, वरिष्ठ सिविल सेवक, जैसे वरिष्ठ सिविल सेवक क्या होते हैं, बाद में अपने जो सचिव बन जाते हैं। जैसे कैबिनेट में एक मंत्री होता है तो उसी में वो एक सचिव होता है ना, तो जो वरिष्ठ सचिव, जो सेक्रेटरीट लेवल के होते हैं ना अधिकारी, ठीक है, जो वरिष्ठ सिविल सेवक क्या बन जाते हैं बाद में, जैसे भी जो मंत्रालय है वहाँ पे मंत्री है, मंत्री के समान एक जो है आईएएस अधिकारी होता है, जो कि उस मंत्रालय का मुख्य सचिव होता है, ठीक है। तो जो मुख्य सचिव होते हैं, समझिए उसी लेवल का जो है आपका अमात्य होता था, ठीक है। मतलब कि किसी भी मंत्रालय का ये सबसे बड़ा अधिकारी होता था, ठीक है, सबसे बड़ा सिविल सेवक होता था मौर्य काल में, ठीक है। उसके बाद तीर्थ होते थे। तीर्थ क्या होते थे? ये अधिकारी होते थे, ये अधिकारी होते थे, ठीक है। ये क्या होते थे? ये शीर्षस्थ अधिकारी होते थे उस डिपार्टमेंट्स के, शीर्षस्थ अधिकारी, शीर्षस्थ अधिकारी होते थे। अब जैसे एक मंत्रालय के अंदर कई सारे विभाग हैं ना, कई सारे विभाग हैं, तो उन विभागों में भी एक एक अधिकारी होगा, ऐसे समझिए। तो वो जो अधिकारी है वो होते थे आपके तीर्थ, ठीक है। इसी प्रकार अब हम आगे की क्लास में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण एक चीज़ और यहीं समझ लेते हैं पहले। अब देखिए, जैसे बहुत बड़ा ये साम्राज्य है आपका, ये है मौर्य साम्राज्य, बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत विस्तृत है, ठीक है। अब ये साम्राज्य क्या था ना, ये कई सारे, अब राजा जो होता था वो राजा राजधानी में बैठता था। राजा कहाँ बैठता था?
राजा बैठता था साम्राज्य की राजधानी में, ठीक है। यहाँ से तो पूरा प्रशासन चल नहीं पाएगा, तो राजा क्या करता था, अपने जो है राज्य को छोटे छोटे कई भागों में बांट देता था और हर भाग में एक राज्यपाल की नियुक्ति करता था, ठीक है। हर भाग में एक राज्यपाल की नियुक्ति करता था। तो क्या था, कैसे बटा हुआ था मौर्य जो है आपका मौर्यकालीन साम्राज्य? तो जैसे ये था जो सब, जैसे ये है आपका प्रांत, प्रांत में बटा होता था आपका साम्राज्य। ये है आपका साम्राज्य, पूरा साम्राज्य ये कई सारे प्रांतों में बटा होता था। कितने? कई सारे प्रांतों में। तो मौर्य में कितने बटे थे? तो मौर्य में इन प्रांतों को चक्र बोला जाता था। क्या बोला जाता था? चक्र। और हम देखते हैं कि मौर्य काल में 5 चक्रों में यानी कि 5 प्रांतों में बटा हुआ था। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राशी और अवंती। प्राशी और अवंती ये हो गए 4 और लास्ट में था आपका कलिंग। तो जो मौर्य साम्राज्य था वो 5 प्रांतों या फिर हम कह सकते हैं 5 चक्रों में विभाजित था। प्रांतों को ही चक्र बोला जाता था, ठीक है। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। क्या थी? तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी थी स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी। प्राशी की राजधानी थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, उज्जैनी। कलिंग की राजधानी थी तोशली। क्या थी राजधानी? सब लोग आप रट लीजिएगा, राजधानी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए, साम्राज्य था, साम्राज्य विभाजित था आपके प्रांतों में। अब क्या सबसे बड़ा प्रांत होता था? नहीं, प्रांत के नीचे भी सबसे छोटा प्रांत नहीं होता था। प्रांत के नीचे भी होते थे विषय। ये जो प्रांत थे ना, ये विषय में विभाजित होते थे। किस में विभाजित होते थे? विषय में। जैसे ये उत्तरापथ है ना, ये कई सारे विषयों में विभाजित होता था, ठीक है, कई सारे विषयों में। दक्षिणापथ है वो भी कई सारे विषयों में विभाजित होता था। विषय को, इसका विषय का जो हेड होता था उसको बोला जाता था विषयपति, विषयपति या फिर प्रादेशिक, या फिर प्रादेशिक। अच्छा, आप लोग सोचेंगे इसके हेड को हम लोग नहीं बताए, तो चलिए बता देते हैं। देखिए, जो प्रांत होते थे वो कई सारे, जैसे अभी आपका साम्राज्य है, आपका उत्तर प्रदेश, सॉरी आपका पूरा इंडिया है, इंडिया कई सारे स्टेट में विभाजित है। तो हर स्टेट में क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक क्या बैठता है? राज्यपाल बैठता है, ठीक है। राज्यपाल बैठता है ना। जैसे यहाँ राष्ट्रपति क्या होता है? हर राज्यों में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है, राष्ट्रपति है। ये क्या है? हर राज्य में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है। वो कौन होता है? वो राज्यपाल होता है। वो क्या होता है? राज्यपाल। तो ऐसे ही राज्यपाल नियुक्त करते थे। जो मौर्य साम्राज्य का जो शासक होता था वो भी अपने सारे राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति करता था, ठीक है। तो ये राज्यपाल कौन होते थे? यहाँ पे हर जगह राज्यपाल होंगे भाई। तो ये राज्यपाल होता था जो राजा है ना, इन्हीं के राजकुमार, राजकुमार जो होते थे वो राज्यपाल होते थे, ठीक है। जितने भी स्टेट होते थे यहाँ पे राजकुमार होते थे। हम लोगों ने कल की चर्चा में क्या देखा था कि जो अशोक था वो भी शासक बनने के पहले एक जगह का राजकुमार था। वो जगह आप कमेंट करके बताइए कि किस राज्य का, किस प्रांत का अशोक राज्य का पाल था शासक बनने के पहले, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, साम्राज्य प्रांतों में विभाजित होता था। प्रांत के जो हेड होते थे वो होते थे राज्यपाल। बेसिकली राज्यपाल साधारणतः कौन होता था? तो राज्यपाल साधारणतः होते थे जो राजा के बेटे होते थे, यानी कि राजकुमार। फिर जो आपका प्रांत होता था वो प्रांत कई सारे विषयों में विभाजित होता था, और जो विषय का हेड होता था उसको बोला जाता था विषयपति या फिर प्रादेशिक। उसके बाद, ठीक है, आपका जो विषय होता था ये कई सारे गोप में विभाजित होता था, गोप में, ठीक है, गोप में। और जो गोप होता था ये कई सारे गांवों में विभाजित होता था। कहाँ विभाजित होता था? कई सारे ग्राम में। ये जो ग्राम होता था ना, ग्राम का जो हेड होता था उसको बोला जाता था ग्रामिक। क्या बोला जाता था? ग्रामिक। ग्राम का जो हेड होता था उसको ग्रामिक बोला जाता था। और 10 गाँवों का समूह, 10 ग्राम का जो समूह होता था, 10 ग्राम का समूह, वो मिलके बनता था आपका गोप। क्या बनता था? गोप। क्या बनता था? गोप, ठीक है। तो ग्राम, ग्राम के ऊपर गोप, गोप के ऊपर विषय, विषय के ऊपर प्रांत, प्रांत के ऊपर साम्राज्य। ग्राम का हेड ग्रामिक याद रखना है आपको। विषय का हेड जो है विषयपति, जो विषय का प्रशासन देखता था। प्रांतों का जो देखता था वो था राज्यपाल, और राज्यपाल कौन होता था? राजकुमार होता था। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? चलिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। ये हो गई चीज़ें। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ से, ठीक है, आपकी पीपीटी से, ताकि कोई पॉइंट छूटा हो तो हम उसको देख लें। कुछ पॉइंट छूटे भी हैं, वो इसीलिए छोटे हैं क्योंकि उसको हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, हमने देखा कि राजा प्रशासन का केंद्र होता था, सैनिक, न्यायिक और कार्यपालिका का वो हेड होता था, ठीक है। उसके बाद देखिए अमात्य क्या था? अमात्य एक प्रशासनिक अधिकारी होता था। इनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पे होती थी। हमने बोला कि ये जो है वरिष्ठ, जैसे वर्तमान में जैसे जो वरिष्ठ सिविल सेवक होते हैं, जो कि हमने बताया कि जैसे जब वरिष्ठ, जब आप जो जैसे IAS वाईएएस जब भर्ती होते हैं तो ये क्या होता है कि स्टार्टिंग में क्या होते हैं? SDM, फिर DM बनते हैं, जब ये वरिष्ठ हो जाते हैं, यानी कि जब इनका
काफ़ी लंबे समय तक ये रह लेते हैं, जैसे जब इनके अंतिम कार्य समय में होता है। जैसे मान लीजिए किसी की 35 साल की सर्विस है, 35-40 साल की किसी सिविल सेवक की, तो वरिष्ठ का मतलब है कि जब वो 20-25 साल की अपनी सेवा कर चुका हो, ठीक है, तो लास्ट वो वरिष्ठ हो जाता है, ठीक है। वरिष्ठ मतलब सीनियर। तो ये क्या बन जाते हैं, किसी विभाग के मुख्य सचिव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, मुख्य सचिव। जैसे जो विभाग होते हैं ना, वहाँ पे एक मंत्री होता है, ठीक है। मंत्री तो क्या होता है, मंत्री को जैसे आपने चुनाव, ये हुआ चुनाव जीते, चुनाव जीते के बाद सांसद बन गए, सांसद बनने के बाद उन्हें किसी मंत्रालय का कार्यभार मिल गया, तो इन्हीं मंत्री के पैरेलल एक होता है सचिव, जो कि वरिष्ठ सिविल सेवक होता है, वो मुख्य सचिव होता है उस मंत्रालय का। तो जो ये अमात्य होते थे ना, ये समझिए ये मुख्य सचिव हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गई। उसके बाद होते थे तीर्थ। तीर्थ का मतलब है जैसे ये आपका मंत्रालय हो गया, जैसे मान लीजिए मंत्रालय हो गया। अब इस मंत्रालय में कई सारे विभाग होते थे, कई सारे विभाग होते थे, कई सारे विभाग होते थे, कई सारे विभाग होते थे। तो इन विभागों का जो हेड होता था वो होते थे तीर्थ, ठीक है। तो तीर्थ मतलब ये अधिकारी हो गए। और अर्थशास्त्र किसकी बुक है, अर्थशास्त्र है कौटिल्य यानी कि चाणक्य की। तो उसमें लिखा है कि 18 प्रमुख तीर्थ होते थे, 18 तीर्थों के बारे में उसमें वर्णन है। अब देखिए कुछ अधिकारियों को देखते हैं। हमने देखा मंत्री या फिर पुरोहित, ये प्रधानमंत्री यानी कि प्रमुख धर्माधिकारी होता था। जो मंत्री या फिर पुरोहित कभी कभी एक होते थे, कभी कभी अलग भी होते थे। तो जो पुरोहित होता था वो मेन जो है धर्माधिकारी होता था, और जो मंत्री जिसको बोला जाता था वो प्रधानमंत्री होता था। जैसे राजा है ना, राजा के जो सबसे सबसे पावरफुल मंत्री होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। जैसे हम भी देखते हैं वर्तमान में राष्ट्रपति के पास जो सबसे पावरफुल मंत्री होता है वो प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि वो मंत्रिपरिषद का हेड होता है, अध्यक्षता होता है, उसका नेता होता है, ठीक है। तो वैसे ही प्रधानमंत्री सबसे ऊपर होता था। फिर सेनापति क्या होता था, वो युद्ध विभाग का हेड होता था। युवराज हमने बोला ही, राजा का उत्तराधिकारी होते थे। समाहर्ता, ये याद रखना, ये सारे जो की पॉइंट्स हैं ये पूछते हैं कि समाहर्ता क्या होता था। तो जो समाहर्ता होता था ना, वो आय का संग्रहण करता होता था, जो जैसे राजस्व विभाग का हेड होता था, राजस्व विभाग का हेड होता था, राजस्व विभाग का हेड होता था। और हमने देखा कि जो कर लगते थे उसको क्या बोला जाता था, उसमें बलि या फिर भाग बोला जाता था, बलि या फिर भाग। तो इसके संग्रहण में यानी कि टैक्स के कलेक्शन में, टैक्स के संग्रहण में समाहर्ता का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता था। यानी कि इसी के अंडर में, इसी के नेतृत्व में ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। क्या होती थी, टैक्स को कलेक्ट करना। तो ठीक है, टैक्स कलेक्शन का ये अधिकारी होता था समाहर्ता। उसके बाद हम देखते हैं एक अधिकारी होता था सन्निधाता। सन्निधाता होता था राजकीय कोषाध्यक्ष का हेड, राजकीय कोषाध्यक्ष का हेड, कोषागार का हेड यानी कि कोषाध्यक्ष, सॉरी गलत बोल रहे थे, कोषाध्यक्ष का हेड का क्या ही मतलब है। जैसे कोषागार हो गया ना, तो कोषागार का जो हेड है, जहाँ पैसा जमा हो रहा है राजा का, कोषागार है, बैंक है राजा की, तो उस बैंक का हेड जो होता था, क्या होता था, हेड जो होता था, उसे क्या बोला जाता था, उससे बोला जाता है कोषाध्यक्ष, राजकीय कोषाध्यक्ष। तो राजकीय कोषाध्यक्ष का जो पद होता था उसको क्या बोला जाता था, सन्निधाता। उससे क्या बोला जाता था, सन्निधाता। तो हमने दो पदों को देखा, समाहर्ता और सन्निधाता। समाहर्ता यानी कि जो टैक्स को लेके आ रहा है, टैक्स जहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, यानी कि कोषागार, कोषागार का हेड कोषाध्यक्ष होता था, जिसको कि सन्निधाता बोला जाता था। उसके बाद सीता अध्यक्ष होता था। सीता अध्यक्ष है ना, सीता क्या होती थी, सीता बोला जाता था मौर्य काल में, जो राजकीय भूमि होती थी उसे बोला जाता था सीता। क्या बोला जाता था, सीता। तो राजकीय भूमि का जो हेड होता था उसको सीता अध्यक्ष बोला जाता था, यानी कि राजकीय भूमि का हेड, राजकीय भूमि का अध्यक्ष तो सीता अध्यक्ष। उसी तरह पौतवा अध्यक्ष होता था। क्या, पौतवा अध्यक्ष। पौतवा अध्यक्ष जो तौल माप का अधिकारी होता था उसे पौतवा अध्यक्ष बोला जाता था। उसी प्रकार होता था अक्षय पटला अध्यक्ष। तो जो महालेखाकार होता था उसे बोला जाता था अक्षय पटला अध्यक्ष, ठीक है। एक और अध्यक्ष यहाँ से छूटा है, उसका नाम होता था पन्याध्यक्ष। पन्याध्यक्ष ये क्या होता था, पन्याध्यक्ष ये वाणिज्य विभाग का हेड होता था। कहाँ किसका, वाणिज्य विभाग का मेन अधिकारी, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, ठीक है, पन्नाध्यक्ष। हीरा पन्ना सुने हैं ना आप, रत्न होते हैं तो ऐसे याद करिए कि हीरा है, पन्ना है, तो ये किसके पास होता है, ये जो व्यापार व्यापार खूब करते हैं, यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास बहुत सारा धन रहता है, तो वो हीरा पन्ना रखते हैं ना, तो हीरा पन्ना, पन्ना अध्यक्ष ऐसे हो गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ विभागाध्यक्ष और कुछ अधिकारियों के नाम, ठीक है, जिसमें हमने देखा मेन यही आपको याद रखना है, समाहर्ता जो कि टैक्स का कलेक्शन करे वो समाहर्ता, और जो कोषाध्यक्ष, कोषागार का जो अध्यक्ष होता था, यानी कि जहाँ पे सारा पैसा वैसा इकट्ठा हो रहा है राजा की धन संपदा, तो उसका जो हेड होता था उसको सन्निधाता बोलते थे। सीता अध्यक्ष यानी कि राजकीय भूमि का अध्यक्ष, पौतवा अध्यक्ष यानी कि तौल माप का अध्यक्ष, और अक्षय पटला अध्यक्ष यानी कि महालेखाकार, पन्नाध्यक्ष मतलब वाणिज्य विभाग का हेड। उसके बाद अब हम देखेंगे, ये हो गई आपकी मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था। उसके बाद कुछ और भी चीज़ें देखेंगे अभी प्रशासनिक व्यवस्था में, जैसे कौटिल्य और मेगास्थनीज के अनुसार उनकी बुक्स में कुछ चीज़ें लिखी हैं। लेकिन उसके पहले हम एक चीज़ों को समझते हैं, सेना विभाग। सेना कैसी थी, क्योंकि किसी साम्राज्य के उत्थान और पतन में सेना का महत्वपूर्ण योगदान होता था। तो ऐसा वर्णन मिलता है कि जो
मौर्यकालीन सेना थी उसको चतुरंगिणी सेना बोला जाता था। चतुरंगिणी सेना बोला जाता था। चतुरंगिणी सेना क्यों बोला जाता था? तो इसमें क्योंकि इसमें 4 प्रकार के सिपाही, चतुरंगिणी 4 रंग की सेना, तो इसमें 4 रंग की सेना क्योंकि इसमें 4 प्रकार के सिपाही होते थे, 4 प्रकार के सिपाही होते थे। आप बोलेंगे कैसे 4 प्रकार के सिपाही सॉरी, तो 4 प्रकार के सिपाहियों का मतलब है, देखिए, एक होते थे पैदल सैनिक जो पैदल चलते थे, एक होते थे हाथी पे चढ़ने वाले सैनिक जो हाथी पे चलते थे, यानी कि हाथी वाली सेना, एक होती थी घुड़सवारों की सेना, और फिर होते थे रथ। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की सेना, इनकी जो सेना होती थी वो 4 भागों में विभाजित होती थी, पैदल सैनिक, हाथी वाले, घुड़सवार, रथ। इसी कारण इसे बोला जाता था चतुरंगिणी सेना। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? चतुरंगिणी सेना। चतुरंगिणी सेना किस काल के संबंधित है? किस काल के शासकों ने चतुरंगिणी सेना का निर्माण किया था? तो मौर्यकालीन शासकों ने चतुरंगिणी सेना का निर्माण किया था। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। चलिए, सेना देख लिए, प्रशासन देख लिए। देखिए, पूरी चीजें नहीं बता रहे हैं, जो पेपर में आई हुई हैं, जो आने की संभावना है, उन्हीं पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब आगे देखेंगे मौर्यकालीन जो है आपकी न्याय व्यवस्था। क्या देखेंगे? न्याय व्यवस्था। तो देखिए, न्याय व्यवस्था जो होती थी इनकी, नीचे समझते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आके हम देख लेंगे पीपीटी। ठीक है, देखिए, जो न्याय व्यवस्था होती थी ना, इनकी न्याय व्यवस्था 2 भागों में विभाजित थी। कितने भागों में? 2 विभाजों में, 2 भागों में। जैसे आज भी हमारे यहाँ जो है 2 प्रकार के न्यायालय होते हैं। एक होता है फौजदारी न्यायालय, एक होता है दीवानी न्यायालय, दीवानी न्यायालय। देखिए, फौजदारी एकदम साधारणतः समझिए, फौजदारी का मतलब है जहां आप सीधा मारपीट, लड़ाई झगड़ा, हिंसक काम करके चले गए, वो फौजदारी होता है। दीवानी न्यायालय में जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, जमीन से संबंधित विवाद हो गए जिसमें कि मारपीट नहीं हुई है, उस तरह के जो होते हैं वो साधारण जो है दीवानी न्यायालय में जाते हैं। ठीक है, तो आज भी दीवानी और फौजदारी न्यायालय हैं, तो मौर्य काल में भी फौजदारी और दीवानी न्यायालय थे, लेकिन नाम उनका अलग था। अब देखिए, फौजदारी करके, हिंसा करके जाएंगे तो आपको क्या किया जाएगा? कंटक शोधन। कंटक ऐसे समझिए, कांटे पे एकदम चलाया जाएगा, कांटे से आपकी पिटाई होगी, तो कंटक, कांटों के द्वारा आपको शोधित कर दिया जाएगा, शुद्ध कर दिया जाएगा। कंटक शोधन। अगर आप किसी को मारेंगे, पीटेंगे, किसी की हत्या करेंगे, कोई बड़ा क्राइम करेंगे, तो क्या किया जाएगा? आपको कांटे के द्वारा शुद्ध कर दिया जाएगा, कंटक शोधन कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। और अगर भैया आप जो है किसी की ज़मीन वमीन हड़प लेंगे, ठीक है, विवाह, तलाक, इन सारी जैसे मुद्दों से आप न्यायालय में जाना चाहते हैं, तो वो होता है दीवानी न्यायालय। और दीवानी न्यायालय का उस समय नाम था धर्मस्थलीय। धर्मस्थलीय, क्या नाम था उसका? उसका नाम था धर्मस्थलीय। तो हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य में भी वर्तमान के जैसे 2 प्रकार के न्यायालय होते थे, फौजदारी न्यायालय और दीवानी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय को उस काल में कंटक शोधन कहा जाता था, दीवानी न्यायालय को धर्मस्थलीय न्यायालय बोला जाता था। अब इनके देखिए, इनके जजों के भी नाम थे। इनके जजों के क्या नाम थे? इनके जज जो होते थे, इसका जो न्यायाधीश होता था उसको बोला जाता था व्यवहारिक। सॉरी, गलत लिख रहे हैं, व्यवहारिक इसको बोला जाता था। चलिए, यहां तक समझ गए कंटक शोधन और धर्मस्थलीय। तो जो धर्मस्थलीय का हेड होता था उसको बोला जाता था व्यवहारिक। उसको क्या बोला जाता था? व्यवहारिक। ठीक है, जो आपका यहाँ का कंटक शोधन का हेड होता था उसको बोला जाता था प्रदेष्टा। ठीक है, तो ये 2 हो गए जज। उसके बाद एक और जज के बारे में आता है, लेकिन वो बेसिकली वो जज नहीं है, उसको हर जगह अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब वो पद जो है वो रज्जुक है। क्या है? रज्जुक। तो देखिए, कहीं कहीं लिखा होता है, इसके बारे में मिलता है कि दोनों पॉइंट हम आपको बता दे रहे हैं। कहीं कहीं मिलता है कि ये जो रज्जुक था, ये एक प्रकार का डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी था। क्या था? जिला अधिकारी था। ठीक है, जैसे वर्तमान में जिला अधिकारी होते हैं, तो जो जिला अधिकारी होते हैं ना, उनके पास जो है वो मजिस्ट्रेट भी होते हैं। ठीक है, वर्तमान में भी हम देखते हैं जिला अधिकारी जो होता है वो दीवानी न्यायालय में बैठता है, यानी कि उसके जिला अधिकारी का भी एक छोटा सा न्यायालय, उसको मजिस्ट्रेट भी बोला जाता है। जैसे जब एसडीएम देखेंगे ना, तो एसडीएम की कोर्ट होती है, तो एसडीएम भी कुछ ना कुछ जो है मामलों को, जो दीवानी संबंधित मामले होते हैं उनको देखता है, यानी कि भूमि से संबंधित। बेसिकली आप ऐसे समझिए, जो भूमि संबंधित विवाद होते हैं वो पहले एसडीएम या जिला अधिकारी न्यायालय में भी जाते हैं। ठीक है, तो जो जिलाधिकारी होता था, तो इसके पास ये जो है जिला भूमि का भी अधिकारी होता था। जैसे वर्तमान में देखते हैं कि जो एसडीएम होता है वो राजस्व विभाग का हेड होता है। जिला भूमि का भी अधिकारी होता था, और या न्यायिक कार्यों को भी करता था। क्या करता था? न्यायिक कार्यों को भी करता था।
तो ये जनपद न्यायाधीश का भी काम करता था, जनपद स्तर के न्यायाधीश का भी ये काम करता था। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं रज्जुक के बारे में। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बात हो गई खत्म। हमने देख लिया जो है मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था भी। चलिए देख लेते हैं। हाँ, न्याय के साथ एक चीज़ और समझ लेते हैं, फिर इकट्ठे पीपीटी पे आते हैं। मौर्य काल में एक विभाग बहुत जो है अच्छा था, उसका वो गुप्तचर विभाग था। ठीक है, गुप्तचर विभाग भी बहुत अच्छा काम कर रहा था मौर्य विभाग में, और इसका बहुत महत्व था। ठीक है, बहुत महत्व था गुप्तचर विभाग का। एजेंट्स होते थे, जैसे आज एजेंट्स है ना, वैसे ही उस समय भी एजेंट्स होते थे। और गुप्तचरों को क्या बोला जाता था? इनको बोला जाता था गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष, गूढ़ पुरुष किसे बोला जाता था? तो जो गुप्तचर विभाग में जो काम करते थे, जो एजेंट्स होते थे, उन्हें गूढ़ पुरुष कहते थे। गूढ़ पुरुष दो प्रकार के होते थे, एक होते थे संस्था संस्था और एक होती थी संचार संचार संचार। देखिए, जो संस्था आप अगर कभी खोलेंगे तो एक जगह खोलेंगे ना, उसका एक जगह हेडक्वार्टर होता है। और संचार क्या होता है? जैसे संचार के साधन, संचार मतलब होता है सूचनाओं का आदान प्रदान। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना आना पड़ेगा, उसी से थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं। तो जो संचार वाले गुप्तचर होते थे वो एक जगह पर रह के सूचना एकत्रित करते थे, यानी कि एक स्थान पर रहते थे, एक स्थान पर रह कर इकट्ठा, एक स्थान पर रह कर ये जानकारी इकट्ठा करते थे। ठीक है, और ये घूम घूम कर जानकारी इकट्ठा करते थे, घूम घूम कर जानकारी इकट्ठा करने वाले संचार। तो जो घूम घूम कर जानकारी इकट्ठा करते थे वो गुप्तचर संचार कहलाते थे, और जो एक जगह रह के जानकारी इकट्ठा करते थे उनको संस्था कहते थे। तो हमने समझने के लिए देखा कि जो संस्था होती है वो एक जगह खोली जाएगी, उसका एक जगह हेडक्वार्टर होगा, यानी कि वो स्थायी होगी। तो उससे रिलेट कर सकते हैं कि जो अस्थायी है वो संस्था है। संचार का मतलब होता है, संचार मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान, एक दूसरे जब हम सूचनाओं का आदान प्रदान पूछते हैं वो संचार कहलाता है। तो जो संचार वाले होते थे वो घूम घूम कर भाई जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो आपके याद करने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए फैक्ट्स के बीच, तो थोड़ा सा आपको बता दिए। अब यहाँ के बाद हम चलते हैं पीपीटी में। अब हमने मोटी मोटी सारी बातें देख ली हैं। तो देखिए, न्यायालय व्यवस्था में हमने क्या देखा कि न्याय जो व्यवस्था होती थी वो दो भागों में विभाजित थी, दीवानी अदालत, फौजदारी अदालत। दीवानी अदालत को धर्म स्तरीय बोला जाता था, और इसको जो है कंटक शोधन बोला जाता था फौजदारी को। ठीक है, कंटक शोधन का जो हेड होता था उसको यहाँ पे नहीं लिखा है, हमने देखा उसका क्या हेड होता था। उसका जो न्यायाधीश होता था उसको प्रदेष्टा बोलते थे, और जो धर्मस्थलीय का हेड होता था उसको बोला जाता था व्यवहारिक। क्या? व्यवहारिक बोला जाता था। यहाँ तक की बातें समझ गए आप? इसको भी हम लोगों ने देख लिया है। राजा होता था, राजा के नीचे क्या होता थे? प्रांत होते थे, प्रांत होते थे, प्रांत होते थे, प्रांत के नीचे विषय होते थे, विषय के नीचे ग्रामिक होते थे, ग्राम वाले। ठीक है, विषय होता था, विषय के नीचे ग्राम होता था, और इसके बीच में एक और भी होती थे जिसे गोप बोला जाता था, गोप 10 गांवों का समूह। अर्थशास्त्र में हमने देखा कि गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है, और दो प्रकार के गूढ़ पुरुष होते थे, संस्था संचार। संचार मतलब घूम घूम कर सूचना एकत्रित करना, संस्था मतलब एक स्थल पर रह के एकत्रित करना। अब हम देखेंगे प्रांतीय व्यवस्था से संबंधित कुछ और फैक्ट। हमने देखा कि जो प्रशासन साम्राज्य था वो प्रांतों में विभाजित था, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिनका प्रमुख जो कुमार यानी कि आर्यपुत्र होता था। आर्यपुत्र कौन होते थे? राजा के पुत्र होते थे, जो उस समय राजा थे उस राजकुमार थे, यानी कि ये ही राज्यपाल होते थे, उस प्रांत के, उस चक्र के राज्यपाल होते थे। राज्यपाल कौन होता था? हमने अभी डिस्कशन किया कि जो राजा का पुत्र होता था, यानी कि जो युवराज होते थे या राजकुमार होते थे, वो जो है विभिन्न प्रांतों के राज्यपाल बन के जाया करते थे। उसके बाद हमने देखा कि इनका जो मौर्यों का साम्राज्य था ये 5 भागों में विभाजित था, उत्तरापद, दक्षिणापद, प्राची, अवंती, कलिंग, और बस 5 हो गए। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापद की राजधानी स्वर्णगिरी थी, पाटलिपुत्र थी, प्राची जो था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, प्राची नहीं प्राची इसको बोला जाता है, प्राची या फिर प्रासी, प्रासी। देखिए, एंशियंट में जो उस समय लैंग्वेज थी तो इसका उस समय प्राकृतिक, अर्धमागधी, पाली, यही सारी भाषाएं चलती थी। तो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं प्राची, प्राची, बहुत सारे नामों को देखते हैं। थोड़ा सा वर्तमान में जो हम लिख रहे हैं और उस समय जो लिखा गया है उनका तो थोड़ा सा अंतर आता है। ठीक है, तो ये पाटलिपुत्र हो गई, पाटलिपुत्र, ये भी गलत लिखा है। जैसे देखिए, हिंदी गलत लिखा रहा करे तो ये मत सोचा करिए कि लिख नहीं पा रहे हैं हम। ऑब्वियसली होता है कि जैसे पीपीटी में गलत लिख उठी है, होता है भाई, ह्यूमन मिस्टेक है, गलती से हो जाती है। ठीक है, या फिर हम ही लिख रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है, बोलने में और लिखने में आदमी ध्यान नहीं देता, बोला कुछ लिख कुछ और दिया, कोई मात्रा इधर उधर लग गई, तो वो इग्नोर करिएगा चीज़ें, क्योंकि फैक्ट्स जो बताए जा रहे हैं सही हैं। और अगर इग्नोर ना कर पाएँ तो कमेंट करके बता दिया करिए, तो हम भी उसको सही कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गई पाटिल। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग की राजधानी आपकी तोसली थी। ये सारी चीज़ों को हम देख लिए हैं, बस रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, प्रांत विषयों में विभाजित होते थे, जिसका हेड विषयपति या फिर प्रादेशिक होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका हेड ग्रामिक कहलाता था। ग्राम और
प्रदेश यानी कि ग्राम और प्रांत जो आपके विषय हैं, ग्राम और विषय के बीच में एक 10 ग्रामों के समूह का भी एक यूनिट होता था जिसको गोप बोला जाता था। जिसको क्या बोला जाता था? जिसको गोप बोला जाता था। अब हम बात करेंगे नगर के प्रशासन की। तो इस नगर के प्रशासन का वर्णन किसने किया है? तो मेगस्थनीज ने किया है। मेगस्थनीज ने कहा है कि जो नगर होता था ना, इसमें 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। 30 सदस्यों का एक मंडल होता था जो कि बेसिकली 6 समितियों से बना होता था। इस 6 समितियाँ होती थी, ठीक है। और हर समिति में जो है 5 सदस्य होते थे। 5 सदस्य होते थे। तो 6 प्रकार की समितियां वो कौन सी हैं? उद्योग शिल्प समिति, विदेशियों की देख रेखा करने वाली समिति, जनगणना समिति हो गई आपकी, उद्योग समिति हो गई, वस्तु निरीक्षण समिति हो गई, और बिक्री कर वसूल करने की समिति हो गई। तो ये हो गई आपकी 6 समितियां। और इन सब समितियों में 5-5 मेंबर होते थे, तो टोटल 30 मेंबर होते थे। यही 30 मेंबर मिलकर के नगर का प्रशासन चलाते थे। ये हो गई नगर प्रशासन की बात। अब आगे की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे मौर्यकालीन समाज और स्त्रियों की दशा के बारे में, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम देखेंगे कि देखिए मौर्य काल के 2 विद्वान हैं जो कौटिल्य और मेगस्थनीज। कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका से हमें मौर्य काल की अच्छी खासी जानकारी मिलती है। लेकिन कहीं कहीं दोनों जो है दोनों ग्रंथों में अलग अलग जो है तथ्य देखने को मिलते हैं। बेसिकली उन तथ्यों में अलग गाँव किस बात का था? क्योंकि जो चाणक्य थे वो भारतीय सोसाइटी को अच्छे से समझते थे। जो मेगस्थनीज थे वो यूरोप से वो कहाँ से? वो आपका मकदूनिया से आया हुआ था, ठीक है, ग्रीस से। तो वो बेसिकली वहाँ के यूनान का था। तो वो यूनान और यूरोप के समाज को देखा था। तो उस समाज से भारतीय समाज की तुलना कर रहा था, क्योंकि उसके समाज में जो भारत का ओरिजिनल जो समाज का मैप था वो उसके दिमाग में नहीं था। वो उस समाज से तुलना करता था और तुलना के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता था उसको उसने लिखा था, ठीक है। कौटिल्य इसी समाज के थे, यहीं के भारतीय समाज से के थे। तो वो भारतीय समाज को अच्छे से जानते थे। तो उनका देखने का नजरिया दूसरा था कौटिल्य का, और मेगस्थनीज का देखने का नजरिया दूसरा था। अभी देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस है। जैसे कौटिल्य थे, तो कौटिल्य ने बोला कि भैया समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। उसी जगह मेगस्थनीज कहते हैं कि भैया समाज 7 वर्गों में विभाजित था। अब उन्होंने वर्गों को कैसे विभाजित किया? देखा कितने प्रकार के काम हो रहे हैं, लोग कितने प्रकार के काम कर रहे हैं। तो जितने प्रकार के काम करने वाले लोग के सबको अलग अलग वर्ग में विभाजित कर दिया। जैसे बोले कि एक दार्शनिक है यहाँ पे, एक किसान है, एक अहीर है, जिनको वर्तमान में जैसे यादव जो थे, जो यानी कि पशुपालन से संबंधित काम करते थे, उनको इन्होंने अहीर बोला, सैनिक बोला, निरीक्षक बोले और सभासद। तो कार्य के आधार पर इन्हें 7 वर्गों में विभाजित कर दिया। वहीं कौटिल्य जो थे वो 4 भागों में बांटे। अगला मतांतर देखने को मिलता है दास प्रथा पे। तो देखिए जो कौटिल्य थे वो बोलते हैं कि हाँ इंडिया में दास प्रथा थी। मेगस्थनीज बोलते हैं भैया नहीं, दास प्रथा नहीं थी। अब यहाँ पे अंतर क्यों आ गया? क्योंकि देखिए जो यूनान में जो दास प्रथा थी वो बहुत ही अमानवीय थी। वहाँ दासों के साथ बोला जाए तो कुत्तों जैसा व्यवहार किया जाता था, ठीक है। उनको मानव नहीं समझा जाता था। उनका मतलब बता नहीं सकते कितनी निर्दयता पूर्वक उनके साथ व्यवहार किया जाता था। भारतीय समाज में ऐसा नहीं था। भारतीय समाज में दासों के साथ उतना जो है निर्दयता पूर्वक व्यवहार नहीं किया जाता था। वहां से तुलना करें, यानी कि आप सोचिए इसी बात से तुलना लगा लीजिए कि जो भारत में दास थे वो मेगस्थनीज को दास नहीं लग रहे थे। क्यों नहीं लग रहे थे? क्योंकि जैसा व्यवहार वो मेगस्थनीज के दिमाग में था कि दासों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, जैसी छवि दासों के प्रति उनके अंदर थी, वैसा व्यवहार भारत में नहीं हो रहा था। यही कारण था कि कौटिल्य बोलते हैं कि दास प्रथा थी, मेगस्थनीज बोलते हैं भैया दास प्रथा नहीं थी। अब बात करते हैं स्त्रियों की दशा की। तो स्त्रियों की दशा इस काल में काफी अच्छी थी, यानी कि जो पीछे के काल गए हैं, अभी हमने देखा कि उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में तो अच्छी थी। उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल में देखते हैं जब बौद्ध जैन धर्म को बदलते हैं, उस समय भी स्त्रियों की दशा में काफी गिरावट हुई। तो जो गिरावट हुई थी उस काल से तुलना करते हैं तो इस समय जो है महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। जैसे कैसे पता चलता है काफी अच्छी थी? क्योंकि महिलाओं को भी पुनर्विवाह करने का अधिकार प्राप्त था। महिलाओं को भी पुनर्विवाह करने का अधिकार प्राप्त था, ठीक है। नियोग प्रथा का प्रचलन था। महिलाएं भी तलाक दे सकती थी। और तलाक के लिए एक वर्ड आया है कौटिल्य की अर्थशास्त्र में, मोक्ष। क्या वर्ड आया है? मोक्ष, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि मोक्ष का संबंध किससे है? तो तलाक से है, जो मोक्ष वर्ड था, ठीक है। जो विधवाएं थी वो भी विवाह कर सकती थी, विधवाओं की भी विवाह की अनुमति थी। आपको एक चीज और याद रखना है, एक है मनुस्मृति। मनुस्मृति ये पीसीएस प्री का क्वेश्चन शायद आया हुआ है। मनुस्मृति में ये तो लिखा है कि पुरुष जो है वो पुनर्विवाह कर सकते हैं, लेकिन जैसे कोई महिला है उसका पति मर गया तो वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती है। तो ये कहाँ लिखा है? महिला पुनर्विवाह नहीं कर सकती, महिलाओं का पुनर्विवाह वर्जित है। ये मनुस्मृति में है, ठीक है। ये पूछा है क्वेश्चन कि कहाँ पे ऐसा लिखा है। तो चलिए हम देख रहे थे महिलाओं की स्थिति में महिलाओं को पुनर्विवाह और नियोग प्रथा प्रचलित थी, पुनर्विवाह का अधिकार था, ठीक है। समाज में स्त्रियों की तुलना पहले की तुलना में अच्छी थी। स्त्रियों की स्थिति पहले की तुलना में अच्छी थी। हमने देखा पुनर्विवाह, तलाक, इन सारी चीज़ों का अधिकार उन्हें प्राप्त था। तलाक को जो है क्या बोला गया है? तलाक को अर्थशास्त्र में मोक्ष कहा गया है, हमने देखा, ठीक है। चलिए उसके बाद
समाज में एक महिलाएं होती थी जो वेश्यावृत्ति का काम करती थी, ठीक है। तो जो वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं थी ना, उन्हें रूपा जीवा बोला जाता था। उनको क्या बोला, उनको रूपा जीवा बोला जाता था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये हो गई यहाँ तक की बात। अब हम चलते हैं आगे की क्लास में। अब हम चर्चा करेंगे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था पे और मौर्यकालीन कला पे। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेंगे। हमें लगता है कि अभी मौर्यकाल को पढ़ने में अभी एक क्लास और लगेगी, ठीक है। देखिए, डिटेल में चीज़ों को पढ़ रहे हैं, कुछ छूटे ना। तो क्लासेस अगर 2 से 3 हो जा रही हैं तो कोई बात नहीं है, अच्छे से आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम यही मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था और कला देख के समाप्त करेंगे। कल की क्लास में कुछ और चीज़ों को देखेंगे, बेसिकली कला वाले ही चीज़ को देखेंगे। कला वाला जो पॉइंट है वो कल की क्लास में भी हम उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारे फैक्ट इसमें बचे हैं। और फिर अशोक ने जो धम्म की स्थापना की थी उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देखेंगे। तो कल की क्लास में वो 2 पॉइंट्स को देखेंगे, जो कला का बचा हुआ भाग रहेगा और अशोक का धम्म। आज की क्लास में अर्थव्यवस्था को देख के हम खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले कुछ पॉइंट समझते हैं। देखिए, मौर्य हर काल में ही, अभी तो मौर्य काल में भी जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वो थी कृषि। क्या थी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार? क्या थी मुख्य आधार? क्या थी अर्थव्यवस्था का? तो वो थी कृषि। क्या थी वो थी आपकी कृषि। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार आपकी कृषि थी, ठीक है। और कृषि में देखिए 2 की पॉइंट्स आते हैं, 2 मतलब टर्म्स आते हैं जिनको आपको याद रखना है। एक टर्म्स आता है क्षेत्रक, ठीक है। तो क्षेत्रक क्या होता था? क्षेत्रक होता था भूस्वामी। जैसे भूमि का जो मालिक होता था वो होता था भूस्वामी, उसको बोला जाता था क्षेत्रक, ठीक है। अब से आप भूस्वामी हैं, लेकिन आप जो है जो काश्तकार होते थे, काश्तकार को बोला जाता था उपवास। क्या बोला जाता था? उपवास। ये काश्तकारों को बोला जाता था। जैसे आप भूस्वामी हैं, आपने अपनी जमीन को किसी और को खेती करने के कई काश्तकारों को दे दी है ना, तो वो हो जाते थे काश्तकार। भूस्वामी के नीचे कई सारे काश्तकार काम करते थे, जो खेती तो करते थे लेकिन भूमि पर उनका अधिकार नहीं था, मालिकाना हक उनका नहीं था, लेकिन खेती करते थे क्योंकि वो उनको दे देता था। भूस्वामी भैया तुम खेती करो और जो भी होगा वो अपना उसका कुछ हिस्सा ले लेते थे, ठीक है। तो जो काश्तकार थे उनको क्या बोला था? उनको उपवास बोला जाता था, ठीक है। ये हुई बात। चलिए, उसके बाद होता था कि जब खेती करोगे तो टैक्स भी हर समय लगता है। तो इस समय मौर्य काल में टैक्स लगता था। वो 1/6 से लेके 1/4 हिस्सा तक जो है टैक्स में लगता था। अलग अलग जगहों पे अलग अलग थी, ठीक है। और इस टैक्स को क्या बोला जाता था? इस टैक्स को बल या फिर भाग बोला जाता था। इसका हेड कौन था? एक अधिकारी होता था। हमने देखा कि जो बलि और भाग का कलेक्शन करता था। क्या नाम था उसका? क्षमाहर्ता। अभी ऊपर देखा ना हमने, क्षमाहर्ता देखा। क्या देखा? क्षमाहर्ता। इस समय वस्त्र उद्योग का भी काफी विकास हो चुका था। तो जो वस्त्र उद्योग था वो इस समय का प्रमुख उद्योग था। क्या था? वस्त्र उद्योग इस समय का प्रमुख उद्योग था। अच्छा, उद्योग हो रहे हैं तो उद्योग पर भी टैक्स लगता था। तो व्यापार में जो टैक्स लगता था वो 1/10 लगता था, ठीक है। जो आपकी बिक्री होती थी, जैसे जो मूल्य होता था उसका 1/10 रुपये जो था, 1/10वां भाग था, वो व्यापार में कर रखता था, ठीक है। व्यापार में टैक्स कितना लगता था? तो 1/10 भाग, ठीक है। और यदि आप टैक्स की चोरी कर रहे हो तो बहुत ही कठोर सजा दी जाती थी। वो सीधे आपको मृत्युदंड दे दिया जाता था। अगर जानकारी हुई कि आपने टैक्स में चोरी की तो आपको क्या दे दिया जाता था? मृत्युदंड दे दिया जाता था। अच्छा, जब किसी काल में उद्योग होता है तो परिवहन के साधन भी अच्छी मात्रा में विकसित होने चाहिए। तो इस समय भी परिवहन के मतलब हम देखते हैं कि बंदरगाह जो थे, कई सारे बंदरगाह थे जो इस समय बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत विकसित अवस्था में थे। कई सारे बंदरगाहों का हमें क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है। जैसे सबसे पहला है भड़ौच। क्या है? भड़ौच। ये कहाँ है? आपके गुजरात में है। गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद भृगु कच्छ एक और मिलता है, भृगु कच्छ। भृगु कच्छ। ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति, ठीक है। ये पश्चिमी भारत का महत्वपूर्ण था। पश्चिमी भारत का महत्वपूर्ण आपका बंदरगाह था। और ये ताम्रलिप्ति जो है पूर्वी भारत का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। पूर्वी भारत का महत्वपूर्ण बंदरगाह था, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब हम देखते हैं अपनी पीपीटी को और जहाँ जो वहाँ पे जो पॉइंट बचे उसको देख लेंगे। तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि थी, ठीक है। राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। और यहाँ पे टैक्स लगता था। जब आप खेती करेंगे तो आपके ऊपर टैक्स लगता था, जिसको भाग या फिर बलि बोलते हैं, हमने देखा। और ये 1/6 से 1/4 भाग तक अलग अलग स्टेट में अलग अलग लगता था, ठीक है। बिक्री कर जो था यानी कि व्यापार पर कर लगता था, वो 10वां भाग लगता था, ठीक है। कर चोरी करने वाले को सीधा निपटा दिया जाता था, मृत्युदंड दे दिया जाता था। वस्त्र उद्योग बहुत विकसित अवस्था में था, ठीक है। आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों उन्नत है, यानी कि दोनों के साक्ष्य मिलते हैं भाई। पोर्ट टोट थे तो यहाँ का सामान दूसरी जगह भेजा जाता था, दूसरी जगह से भी सामान को आयात निर्यात किया जाता था।
राजकीय मुद्रा पण कहलाती थी। पण जो कि बेसिकली चांदी का सिक्का होता था, राजकीय मुद्रा पण कहलाती थी जो कि बेसिकली चांदी का सिक्का होता था। उसके बाद हमने देखा भड़ौच, भृगु कक्ष, ताम्रलिप्ति जैसे कुछ महत्वपूर्ण पोर्ट्स को भी देखा। ठीक है, ये इस काल के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। पोर्ट मतलब बंदरगाह होता है। श्रेणी क्या, दो टर्म्स आते हैं। श्रेणी का मतलब होता है जो शिल्पियों का समूह था उनको श्रेणी बोला जाता था, शिल्पियों का समूह। जैसे कई प्रकार के शिल्पकार जानते हैं, जो विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। जैसे कोई तलवार बना रहा है, कोई कुम्हार है जो मिट्टी के बर्तन को बना रहा है, कोई बढ़ई है जो रथ को बना रहा है, कोई बढ़ई है जो विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों को बना रहा है। ठीक है, तो ये सब शिल्पी कहलाते थे। जो इनका समूह होता था उसको श्रेणी बोला जाता था। तो आपसे पूछा जाए कि श्रेणी कौन था, तो शिल्पियों का समूह था। पूछा जाए निगम कौन था, तो निगम व्यापारियों के समूह को निगम बोलते थे, व्यापारियों के समूह को निगम बोलते थे। ठीक है, अब जैसे व्यापारियों का कोई काफिला निकला है जो कि कहीं जा रहा है व्यापार करने, ना पूरा कारवां जिसे बोलते हैं, पूरा काफिला निकला है, उस काफिले को नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति तो होता था। तो उस नेतृत्वकर्ता को, जो कि व्यापारियों के काफिले का नेतृत्व कर रहा है, उस व्यक्ति को बोला जाता था सारथवाह। देखिए मौर्य काल में जो ये विभिन्न टर्म्स आ रहे हैं ना, जैसे हमने देखा कि अभी विभिन्न अधिकारियों को किन नामों से ज़्यादा जाना जाता था, बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, वर्ड्स आ रहे हैं, इन वर्ड्स को आप लोग याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन आते हैं। पूछा है कि सार्थवाद से संबंध किससे है, पूछ लेगा समाहर्ता क्या है, सन्निधाता क्या है, पन्नाध्यक्ष क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, एक दो बार चीज़ों को पढ़िएगा, हो जाएगा आपको याद। उसके बाद अब हम मौर्य कला के बारे में डिस्कशन कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं से समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी है आप सब लोग कमेंट करके बताइए। क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए। हमने कल ही आपसे प्रॉमिस किया कि अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहेगा तो सारी क्लास की ये जो पीपीटी है इनको प्रिंटेबल फॉर्मेट में अच्छे से बना के त्रुटि रहित एकदम अच्छे से 100% एक्यूरेसी के साथ टेलीग्राम पे एकदम निःशुल्क फ्री में आपको अपलोड करवा दी जाएगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है तो आपके सपोर्ट और आपके साथ की। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और यदि क्लास में किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो, फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल या फिर एक्यूरेसी अगर कहीं पे आपको लगता है कि सही नहीं है तो आप कमेंट कर में ज़रूर बताइए। अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो उसको अवश्य संशोधित किया जाएगा। ठीक है, बाकी धन्यवाद आज की क्लास देखने के लिए, बहुत बहुत आपका एक बार फिर से धन्यवाद। मिलते हैं फिर से किसी नई क्लास में।